Hey everyone, how are you? I hope you have completed the previous lectures of polity, which is union and its territories and preamble. But this is the third lecture और आज हम बात करने वाले सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप जो है एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इग्नोरिंग टॉपिक है और एस्पिरेंट्स इसको छोड़ देते हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है तो इस वजह से छोड़ देते हैं। बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो टैकल करने वाले होते हैं और हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ के चलना है। हमें कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना अपने एंड से कि क्वेश्चन आए वो हम छोड़ के आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई होती है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो एक एक दो दो नंबर की होती है। तो आज हम देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, और आज हम सिटीजनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले सिटीजनशिप स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कोई भी कंट्री का सबसे बड़ा एसेट कौन होता है? बताओ कौन होता है? क्या होगा माइंड में? ह्यूमन मीन्स पीपल। बट सबसे बड़ा एसिड तो है, कहीं ना कहीं तो रहता होगा ये, कहीं ना कहीं तो इसका ओरिजिन होगा जहां पे इसको सिटीजनशिप मिली होगी, जहां पे बोल सकता है यस आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, मीन सिटीजनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्टेस्ट कि हमने पीपल्स को, मीन्स पीपल को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, सिटीजन्स। अब हर कोई सिटीजन तो बन नहीं जाएगा इंडिया का, यस, और एलियन। अब हर कोई सिटीजन तो बन नहीं जाएगा इंडिया का कि कोई भी कंट्री से आया उसको अपने सिटीजन बोल दिया, ऐसा तो होगा नहीं। सिटीजन बनने के लिए क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करने के बाद ही हम सिटीजन कहलाएंगे। तो जो इंडिया के जो सिटीजन हैं वो कोई यूएसए के सिटीजन हमारे इंडिया के सिटीजन तो नहीं कहलाएंगे अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे उससे पहले। तो इंडिया के सिटीजन्स के मतलब जो इंडिया में रह रहे हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, और बाकी के बाहर की जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, उनको हम क्या कंसिडर करेंगे? फिर एलियन, एलियन बोलेंगे उनको, ठीक है। बट अब हम बात करते हैं सिटीजन्स के बारे में। सिटीजन्स होते कौन है? सिटीजन हम बोलेंगे किसको? जो फुल मेंबर है ऑफ इंडियन स्टेट। हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इंडियन स्टेट, फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट दैट दे एंजॉय ऑल पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। वो सारे राइट्स को एंजॉय करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सिविल हो, यस। तो वो तो हो गए सिटीजन्स। अब हम बात करें एलियंस की। एलियंस मैंने बताया जो भी बाहर की कंट्री के सिटीजन्स होंगे इंडिया में आएंगे तो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे एज एलियन। एलियन को भी हमने दो पार्ट में कैटेगराइज करा हुआ है, फ्रेंडली एलियन एंड एनिमी एलियन। अब इसमें इसका क्या फंडा है भाई, अब ये भी पता लगाते हैं। फ्रेंडली एलियन कौन होंगे? जिस भी कंट्री के कॉर्डियल रिलेशंस होंगे विद इंडिया, कॉर्डियल रिलेशंस होंगे विद इंडिया, तो इस कंट्री के जो भी सिटीजन्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? फ्रेंडली एलियन, यस। अगर कोई भी कंट्री के रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे नहीं है तो उस कंट्री के सिटीजन्स को हम क्या बोलेंगे? एनिमी एलियन। इज इट क्लियर? एक बार और बता देती हूँ, फ्रेंडली एलियन कौन होते हैं? जिस भी कंट्री के रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे हैं तो उस कंट्री के सिटीजन्स को हम क्या कंसीडर करेंगे एज अ फ्रेंडली एलियन। वो हमारे फ्रेंड्स हैं, इंडिया के कोई भी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है तो उनके सिटीजन्स कौन हुए? हमारे फ्रेंड्स हुए। डेट्स वाई हम उनको फ्रेंडली एलियन बोल सकते हैं इन सिंपल टर्म्स समझने के लिए। और किसी कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है तो उस कंट्री के सिटीजन्स को हम क्या बोलेंगे? एनिमी एलियन। यही बात इस वाली स्लाइड में लिखा हुआ है। पीपल्स को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, सिटीजन्स एंड एलियंस। सिटीजन्स कौन? जो कि इंडिया मतलब फुल मेंबर है इंडियन स्टेट के और वो सारे राइट्स को एंजॉय करेगा, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हो चाहे वो सिविल राइट्स हो। फिर एलियंस को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, फ्रेंडली एलियन एंड एनिमी एलियन। ये मैं अच्छे से बता चुकी हूँ, तो आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। फिर हम आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कौन कौन से राइट्स केवल और केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही दे रखे हैं। तो वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 7, 19, 29 एंड 30। दीज 5 राइट्स आर ओनली गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये एलियंस को नहीं मिले हुए, बाकी के जो भी सारे राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं वो एलियंस को है। तो इन
सारे 5 आर्टिकल्स को छोड़ के जो भी सारे राइट्स हैं वो एलियंस को भी इक्वल है। तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स है, और ये हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में अच्छे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस ये अभी हमें याद रखना है 15, 16, 19, 20 एंड 30 दीज 5 राइट्स आर ओनली गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप का जो पार्ट किस पार्ट में आता है, कौन कौन से इससे आर्टिकल्स डील करते हैं। तो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्ट 2 में डिस्कस है और आर्टिकल 5 to 11 डील करता है विद सिटीजनशिप। अब ये हो गई बात। अब बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था तो उस टाइम, उससे पहले क्या था हमारा इंडिया, उससे पहले हमारा एक अनडिवाइडेड इंडिया था जो पार्टीशन नहीं हुआ था, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया भी बोल सकते हैं। बट आफ्टर पार्टीशन द इंडिया एंड पाकिस्तान इज डिवाइडेड। यस, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इंडिया और पाकिस्तान। यस, फिर क्या होता है, ये तो बस एक ही टेरिटरी मान रहे थे पर लोग, तो लोगों को बहुत ज्यादा क्योस हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। कुछ लोग इंडिया पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे इधर से उधर। बट एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्वेश्चन था कि हम सिटीजन्स माने तो माने किसको, सिटीजन माने तो माने किसको। फिर क्या होता है, फिर जब सिटीजन मानने की बारी आती है तो उसमें हमने डिसाइड कर लिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उस तक या उससे पहले डिसाइड हो गया था सिटीजन्स मानेंगे किसको। बट बाद में आने वाले टाइम में भी तो प्रॉब्लम आ सकती है कि सिटीजन्स का क्राइटेरिया क्या होगा, हम किसको सिटीजन बना सकते हैं, किसको सिटीजन नहीं बना सकते। तो वो पावर दे दी गई पार्लियामेंट को कि वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा बाय लॉ कि किसको सिटीजन मानना है और किसको नहीं मानना। तो वो कौन रेगुलेट करेगा, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा। ये तो था कॉन्सेप्ट। ये ब्रिटिश इंडिया वाला अनडिवाइडेड इंडिया वाला कॉन्सेप्ट अब कम आएगा आर्टिकल 5 में, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर से इधर माइग्रेट कर रहे थे, इधर से इधर माइग्रेट कर रहे थे। तो सिटीजन माने तो माने किसको, सिटीजन तो मानना था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 5 की। ये मैंने बता दिया, पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 5 की कि सिटीजन्स माना किसको एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली कंडीशन तो मैंडेटरी थी, कंपलसरी थी, जिसको फुलफिल करना ही करना था, कि उस पर्सन के पास इंडिया की डोमिसाइल होनी चाहिए। बट फिर उसके बाद 3 कंडीशंस और थी, जिसमें से कि हमें एक फुलफिल करना था। क्या था, कि उस पर्सन का जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, चाहे मम्मी चाहे पापा, फादर या फिर मदर में से कोई भी पेरेंट्स उसका इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या फिर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 5 साल पहले तक वो इंडिया में रह रहा हो। अगर उसमें से उसने एक भी क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, ये तो कंपलसरी है ही, और इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो उसको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। उसको क्या है, इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। ये तो था आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 समझ आया। पहली कंडीशन थी कि वो डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया में, उस पर्सन का डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया में। फिर एंड, ये तो कंपलसरी है ही, फिर बॉर्न इन इंडिया, उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, बॉर्न इन इंडिया, या फिर वो 5 साल पहले से, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 5 साल पहले से वो इंडिया में रेजिडेंट हो, रह रहा हो मतलब। ये तो हो गया आर्टिकल 5। उस टाइम बहुत ज्यादा क्योस था, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे पाकिस्तान से इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया आए। बट उस टाइम क्या था, परमिट सिस्टम लग चुका था दोनों कंट्रीज में। तो बिफोर 19 जुलाई 1948 से जो लोग पहले आ गए उनको क्या माना गया, उनको सिटीजन कैसे मान लिया गया, कि वो बस इंडिया में आ गए हो तो उनको सिटीजन मान लिया जाएगा। सिटीजन कैसे माना जाएगा, जो माइग्रेट किए पाकिस्तान से इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, तो उनको उनके, या फिर वो खुद, या फिर उनके पेरेंट्स, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स वो बॉर्न हुए हो इन अनडिवाइडेड इंडिया,
ठीक है, समझ आया? ही और हिज पेरेंट्स, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हो इन अनडिवाइडेड इंडिया, बट आफ्टर 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ कि इंडिया का सिटीजन उसको तब माना जाएगा जब वो 6 महीने से रह रहा हो बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन, तब उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आगे समझ? बिफोर 19 जुलाई 1948 में ये हुआ कि सिटीजन को कैसे माना जाएगा, या फिर वो, या फिर उसके पेरेंट्स, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या फिर कोई भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हो इन अनडिवाइडेड इंडिया, अगर ये होगा तो उसको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। बट आफ्टर 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ कि वो 6 महीने से इंडिया में रह रहा हो बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 7 की बात करते हैं कि लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से लौट के इंडिया आ गए, मीन्स रिसेटलमेंट कर लिया। जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए उनकी सिटीजनशिप तो कैंसिल कर दी गई, बट जो पाकिस्तान से फिर से इंडिया आ गए, रिसेटलमेंट कर लिया, तो उसमें एक लगाया गया कि आफ्टर 1 मार्च 1947, इसमें क्या हुआ, सेम कंडीशन पीछे वाली, मतलब वो 6 महीने से पहले रह रहा हो बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन, बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन से वो 6 महीने पहले से वो रह रहा हो तो उसको सिटीजन मान लिया जाएगा। बट दीज आर्टिकल्स आर नॉट वैलिड नाउ। आर्टिकल 7, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 ये वैलिड अब नहीं है, ना आर्टिकल 8 वैलिड है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की, उसके बाद मैं बताती हूँ। आर्टिकल 8 क्या बोलता है? आर्टिकल 8 बोलता है जो भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का था बट वो अब्रॉड रह रहा है अब, फिर उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम कोई भी इंडिया का पर्सन, इंडियन ओरिजिन का पर्सन था और वो अब्रॉड रह रहा है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? पहली बात तो वो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए इन अनडिवाइडेड इंडिया। फिर उसको क्या था, उनको जो है रजिस्टर कराना था सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेट, या फिर इंडियन एम्बेसी में जाके उनको क्या कराना था, काउंसलर के पास जाके एक रजिस्टर कराना था अपने आप को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसकी सिटीजनशिप मान ली जाएगी इंडिया की। ये सारे आर्टिकल्स जो थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था ना उस टाइम के आर्टिकल्स, बस ये फोर्स में थे, एनफोर्स थे, अब नहीं है ये वैलिड। उस टाइम बहुत ज्यादा क्योस था ना, मैंने जैसा बताया कि भाई सिटीजन माने तो माने किसको, फिर बाद में पार्लियामेंट को ही पावर दे दी गई। आर्टिकल 5 डिस्कस हो गया, 6, 7, 8। अब हम आते हैं आर्टिकल 9 पे। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि जिस पर्सन ने वॉलेंटरली एक्वायर की सिटीजनशिप कोई भी अदर स्टेट की, कोई भी अदर कंट्री की, फॉरेन कंट्री की, तो उसको अब इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगी उसकी सिटीजनशिप। ये तो हो गया आर्टिकल 9। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 10 की। इसमें क्या कहता है कि कंटिन्यूएशन टू द राइट ऑफ द सिटीजनशिप। अगर मैं आज सिटीजन हूं इंडिया की, अगर आप सिटीजन हैं आज इंडिया के, तो आपका सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगा। ये नहीं कल सुबह बोल दिया जाए कि आप सिटीजन नहीं है इंडिया के, अब आप जाइए बाहर। भाई सिटीजन हम इंडिया के, तो इंडिया में तो रहेंगे। तो यही है आर्टिकल 10, यही कहता है कि हमारी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी, कोई हमारी सिटीजनशिप को हटा नहीं सकता जब तक कोई लॉ वगैरह कुछ इस तरीके का पास ना हो जाए जो हम फुलफिल ना कर पाए कंडीशंस, तब तक हमारी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी। आर्टिकल 11 क्या बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेट करता है सिटीजनशिप को बाय लॉ। आज हमने आर्टिकल 5 टू 11 डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कि अगर सिटीजनशिप किसी को एक्वायर करनी है, किसी को टर्मिनेट करनी है, तो फिर वो उसका क्या क्राइटेरिया है। तो अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की।
उससे पहले बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बात हो गई आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। अब हम बात करते हैं कि अब एक्वायर किसी को करनी होगी तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, वो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया इन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप जो है वो 5 तरीके से होगी, वो मैं बता देती हूँ कौन कौन से तरीके हैं। पहले एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप जो है वो 5 तरीके से होगी, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, एक एक डिस्कस करेंगे अभी, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। दीज आर द 5 क्राइटेरियाज जिसमें आप एक्वायर कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप, जिसके थ्रू। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। बाय बर्थ, बाय बर्थ हम कैसे सिटीजन माने जाएंगे? अगर ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 टिल मींस बिफोर 1 जुलाई 1987 अगर आपने बर्थ ले लिया इंडिया में, इन रिस्पेक्टिव कि आपके पेरेंट्स का इंडियन ओरिजिन है या नहीं, इंडिया में बर्थ है या नहीं, बट आप इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। ये तो हो गया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 टिल 1 जुलाई 1987। बट आफ्टर 1 जुलाई 1987 टू मींस बिफोर 3 दिसंबर 2004, इसमें क्या माना गया कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया तभी माने जाएंगे जब आपके पेरेंट्स, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स सिटीजन होंगे इंडिया के एट द टाइम ऑफ द बर्थ। अगर कोई बच्चे का बर्थ हुआ है और उसको इंडिया का सिटीजन कब माना जाएगा? जब ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, तब तो उसको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट क्या हुआ कि एक तो सिटीजन होता था इंडिया का, फिर उस टाइम क्या था, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान था, तो उस टाइम बहुत ज्यादा इनलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे, तो उस टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए। तो फिर ये डिसाइड किया गया आफ्टर 3 दिसंबर 2004 कि बाय बर्थ सिटीजनशिप कब मिलेगा? जब ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया प्लस कोई भी इनलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा इनलीगल माइग्रेंट बोलते किसको है, अभी मैं बताऊंगी इनलीगल माइग्रेंट बोलते किसको है। ये तो होगा बाय बर्थ, कि बाय बर्थ सिटीजनशिप कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। एक और बता देती हूँ, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 टिल 1 जुलाई 1987 चाहे आपके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो या ना हुए, इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, अगर आपका बर्थ इंडिया में हो गया है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट आफ्टर 1 जुलाई 1987 बिफोर 3 दिसंबर 2004, इसमें क्या हुआ कि आपको सिटीजनशिप इंडिया की कब मिलेगी? एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जब आपके पेरेंट्स, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। बट इनलीगल माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे इंडिया में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस टाइम ये डिसाइड किया गया आफ्टर 3 दिसंबर 2004 कि सिटीजनशिप तो मिल जाएगी, बट कब मिलेगी? ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया प्लस वो इनलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। ये तो हो गया बाय बर्थ। अब हम बात करते हैं बाय डिसेंट। बाय डिसेंट मीन्स जो भी पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई भी ए पर्सन था, उसने अपने जो है बच्चे का जन्म यूएसए में जाके दिया, तो वो आउटसाइड इंडिया हो गया, बट ये सिटीजन थी इंडिया की, ये सिटीजन थी इंडिया की, बट कोई भी कारण के वजह से इनने अपना बच्चे का जन्म यूएसए में दिया, तो यही हो गया बाय डिसेंट। डिसेंट ये भी हो सकता है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, यही बात होगी। ठीक है, बाय डिसेंट। फिर इसमें क्या क्राइटेरिया था कि ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 टिल 10 दिसंबर 1992, इसमें क्या हुआ था कि अगर आपके पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब वो सिटीजन है इंडिया के,
एट द टाइम ऑफ द बर्थ, तब तो उस बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। मीन्स ये डिस्क्रिमिनेशन था विद द वुमेन, ये डिस्क्रिमिनेशन था। फिर क्या डिसाइड किया गया? आफ्टर 10 दिसंबर 1992, बिफोर 3 दिसंबर 2004, ये डिसाइड किया गया कि कोई भी पेरेंट्स अगर इंडिया के सिटीजन है तो उस बच्चे को इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट आफ्टर 3 दिसंबर 2004 क्या डिसाइड किया गया कि अगर इस बच्चे का जन्म दूसरी कंट्री में हुआ है तो विद इन 1 ईयर उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा इन इंडियन काउंसुलेट और इंडियन एम्बेसी में जाकर, विद एन अंडरटेकिंग कि हम इस माइनर चाइल्ड को सिटीजन बनाना चाहते हैं इंडिया का। इस माइनर चाइल्ड के पेरेंट्स इन राइटिंग एक अंडरटेकिंग देंगे इंडियन एम्बेसी में जाकर, तब तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय डिसेंट तो ये होगा। क्लियर है? पर्सन जो है बॉर्न हुआ है आउटसाइड इंडिया तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? अब हम बात करते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या? कोई बंदा इंडियन ओरिजिन का है, फिर उसको अब इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो उसको पहली बात तो 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं कि या फिर वो या फिर उसके पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए इन अनडिवाइडेड इंडिया। बाय रजिस्ट्रेशन से कब मिलेगा? जब ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे कि वो या फिर उसके पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए इन अनडिवाइडेड इंडिया, या फिर उस टेरिटरी का पार्ट होने चाहिए जो इंडिया का पार्ट बना है आफ्टर 15 अगस्त 1947। जैसे सिक्किम पार्ट नहीं था इंडिया का, बट बाद में वो पार्ट बन गया इंडिया का, तो वहां के जो भी मेंबर, उस कंट्री के जो भी सिटीजन्स थे, वो अब किसके पार्ट बन गए? इंडिया के पार्ट बन गए, तो वो इंडियन सिटीजन्स हो गए। तो यही लिख रहा है सेकेंड पॉइंट में। ठीक है? अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो इंडिया में अगर 7 साल तक वो इंडिया में रह रहे हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय रजिस्ट्रेशन। या फिर अगर किसी की मैरिज हुई है, उसमें से एक कपल सिटीजन है इंडिया का, दूसरे को सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, तो वो 7 साल तक इंडिया में रहनी चाहिए, फिर उनको बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप एक्वायर कर लेंगी वो, या कर लेंगे। ठीक है? ये तो हो गया बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन में क्या बताया कि वो कब माने जाएंगे इंडियन ओरिजिन के? जब या फिर वो या फिर उसके उनके पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए इन अनडिवाइडेड इंडिया। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि जो भी टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनी आफ्टर 15 अगस्त 1947, तो उनको बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर कब मिलेगी? जब वो 7 साल तक इंडिया में रह रहे हो बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले, सिटीजनशिप की रजिस्ट्रेशन से पहले वो 7 साल तक इंडिया में रह रहे हो, तब तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर हम मैरिज की बात करें, जब मैरिज में क्या है कि एक पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर दूसरे पर्सन को, जो कपल है दूसरा, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप कब मिलेगी? जब वो 7 साल तक रह लेंगे, फिर उनको बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर ये इंडिया है, इन फ्यूचर अगर ये वाला पार्ट हमारी इंडिया का पार्ट बनता है, तो इनके जो भी कंट्री के, इस कंट्री के जो भी सिटीजन्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारी इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे, क्योंकि दिस पार्ट इज ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। यस, तो इसलिए बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी ऐसे मिल जाती है। बाय नेचुरलाइजेशन क्या? कि वो इंडियन ओरिजिन का नहीं है, इंडिया से उसका कोई भी मतलब और लेना देना नहीं है, बट वो इंडिया का सिटीजन बनना चाह रहा है, तो उसको इंडिया का सिटीजन कैसे बनेगा? 14 साल, 14 साल पीछे, मतलब 14 साल में वो 11 साल तो इंडिया में रहा हो, प्लस 1 साल रजिस्ट्रेशन से पहले कंटिन्यूस वो रहा हो, फिर उसको इंडियन सिटीजनशिप उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, वो इंडिया का सिटीजन कहलाने लग जाएगा फिर। ये तो हो गया बाय नेचुरलाइजेशन। एक बात और, हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कौन कौन बन सकता है, मतलब कौन कौन एलिजिबल है प्रेसिडेंट बनने के लिए? कौन कौन सिटीजन? सिटीजनशिप बाय बर्थ एलिजिबल,
हैं वो तो होंगे होंगे, बट बाय नेचुरलाइजेशन भी एलिजिबल हैं कि वो भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं इंडिया में। बट इन यूएसए सिटीजन्स बाय बर्थ ही एलिजिबल हैं टू प्रेसिडेंट बनने के लिए। ये तो हुई इंडिया की बात। बट यूएसए में जब बर्थ हुआ होगा, सिटीजनशिप बाय बर्थ मिली होगी, तभी वो एलिजिबल है प्रेसिडेंट बनने के। ये तो हो गए 5 तरीके जो मैंने आपको बता दिए। बाय बर्थ, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी एंड बाय नेचुरलाइजेशन। बट किसी को टर्मिनेट या अपनी सिटीजनशिप खोनी हो तब क्या क्राइटेरिया है? बाय रिनाउंसिएशन मीन्स उन्हें रिनाउंस कर दी, अपनी सिटीजनशिप त्याग दी या छोड़ दी। बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कब होगा? जब कोई भी पर्सन दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेगा तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली उसकी टर्मिनेट कर दी जाएगी। बाय डेप्रिविएशन क्या होता है कि उनने सिटीजनशिप, किसी भी इंसान ने सिटीजनशिप बाय फ्रॉड ऑब्टेन की हो, या वो डिसरॉयल्टी दिखा रहा हो टुवर्ड सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर वो एनिमी की हेल्प कर रहा हो ड्यूरिंग वॉर, या फिर वो 7 साल से कंटिन्यूअसली वो बाहर रह रहा है इंडिया के, तो उसकी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी। ये तो हो गए लॉस ऑफ सिटीजनशिप कि सिटीजनशिप कैसे खत्म होगी। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था ये लिया कहाँ से। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप चलता है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और यहाँ से हमने बोरो किया सिंगल सिटीजनशिप। हमारी एक ही सिटीजनशिप होती है, जैसे लाइक वी आर इंडियंस। हम ये नहीं बोलते कि हम बिहारी हैं, कि हम राजस्थानी हैं, हम ये नहीं बोलते, क्योंकि हम कहीं भी रह सकते हैं। ये हम फंडामेंटल राइट्स में बात करेंगे कि हमारे पास, बट ये याद रखना है कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। हमारे पास एज अ इंडिया हम माने जाते हैं कि एज एन इंडियन है हम। बट इन यूएसए वहां पे डुअल सिटीजनशिप है, कि जहाँ पे आपको यूएसए की सिटीजनशिप अलग मिलेगी और जहाँ पे जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसकी सिटीजनशिप अलग मिलेगी। लाइक कैलिफोर्निया में रह रहे हैं तो कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप अलग और यूएसए की सिटीजनशिप अलग। अगर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं तो न्यूयॉर्क की सिटीजनशिप अलग और यूएसए की सिटीजनशिप अलग। यहाँ पे हमारी इंडिया में ऐसा नहीं, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है और यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। ये तो हो गया पूरा सिटीजनशिप का चैप्टर खत्म। अगर एक स्मॉल रिकैप चाहिए तो वो मैं करा सकती हूँ। स्मॉल रिकैप की जरूरत है नहीं, अगर आप वीडियो को डीपली, चलो मैं करवा देती हूँ सिटीजनशिप का। सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया, जहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप चलता है और हमारी इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप है। बट यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, मैंने ही बता दिया है। सिटीजनशिप कौन कौन से पार्ट से डील करता है? आप बता सकते हैं कौन से पार्ट से डील करता है सिटीजनशिप? पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आर्टिकल्स कौन कौन से? 5 to 11। 11 क्या बात करता है? आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है सिटीजनशिप को बाय लॉ। ठीक है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? जो भी पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आए तो उनका क्या होगा? आर्टिकल 7 किसकी बात करता है? जो लोग पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से लौट के इंडिया आ गए, उनका क्या करना है? आर्टिकल 8 किसकी बात करता है? जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट वो बाहर रह रहे थे एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? आर्टिकल 9 किसकी बात करता है? जिसने वॉलेंटरीली अपनी सिटीजनशिप एक्वायर कर ली दूसरी फॉरेन कंट्री में जाके, अब्रॉड में जाके, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है? कि इंडिया सिटीजनशिप जो है वो कंटिन्यूशन में रहेगी। ठीक है। सिटीजनशिप हम एक्वायर कैसे कर सकते हैं, जो कि लिख रहा है किसमें? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। 5 तरीके से हम एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को हम। बाय बर्थ,
by descent, by registration, by naturalization, and by incorporation of territory. ये तो हो गया एक्विजिशन करने का तरीका, बट लॉस ऑफ सिटीजनशिप के कितने क्राइटेरिया थे? 3, बाय रिनंसिएशन, बाय deprivation, and by termination. ये तो हो गया हमारा हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पीवाई क्यूज है जो कि यूपीएससी का 2021 में आया हुआ था। पढ़िए और सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका आंसर क्या है। दो दो 1 मिनट का टाइम देती हूँ, पढ़िए और आंसर बताइए, सोचिए मतलब। दिस इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन 1 ये, ऑप्शन 2 ये, ऑप्शन 3 ये। क्या लिख रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट? देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। यस, दिस इज करेक्ट। A citizenship by birth only can become the head of president. इंडिया में अभी हमने पढ़ा भाई नेचुरलाइजेशन भी होता है, अभी मैंने बताया थे तो भाई नेचुरलाइजेशन भी होता है। ये तो यूएसए में चलता है, ये यूएसए का स्टेटमेंट यहाँ पे रख दिया है, इसलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर ध्यान से पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस सही होंगे जो कॉन्सेप्ट बेस पे है। ठीक है, फिर थर्ड क्या लिख रहा है? अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अभी तो पढ़ा था कि अगर किसी को सिटीजनशिप मिल जाती तो उसका डेप्रीविएशन कैसे हो जाएगा सिटीजनशिप का। अभी पढ़े तो थे, गलत। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि समझ आया या नहीं आया, और कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए और कुछ भी अगर गलती हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, सो दैट कि हम इम्प्रूव करें और अच्छे से अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।